एटलीस्ट 5 साल के क्वेश्चन करके जाना, 5 साल के। और जब तुम देखोगे ना किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एनसीईआरटी जब तुम रीड करोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा अच्छा ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे टर्म 2 क्लास 10th की बायोलॉजी कैसे प्रिपेयर करी जाए। सर, साइंस सब्जेक्ट 3 कंपोनेंट से बना हुआ है, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो बायोलॉजी कंपोनेंट में सर हमें क्या करना है, क्या आ रहा है, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 चैप्टर आपको बता रहे हैं जो आपके टर्म 2 में आने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, राइट। ये आपको बातें पता भी होंगे कि 3 चैप्टर कौन कौन से हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको लिख रहा हूं यहाँ पर। सेकेंड चैप्टर जो आपका आने वाला है वो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड बिट टेक्निकल एज वेल। और थर्ड चैप्टर आपका सबसे आसान चैप्टर है आर एनवायरमेंट। अब ये 3 चैप्टर आपके टर्म 2 में आने वाले हैं। सर इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो देखो दोनों चैप्टर मिलाकर के 13 मार्क्स के हैं और आर एनवायरमेंट है 5 मार्क्स का। तो तुम अब किस तरह से सोचोगे कि सर फिर तो 13 मार्क्स के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए, है ना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि सबसे पहले चैप्टर कोई खत्म करना है तो फिनिश आर एनवायरमेंट। सबसे इजी चैप्टर है और स्कोर कर सकते हैं आप 5 आउट ऑफ 5 यहाँ पर। इनफैक्ट अगर हम 18 मार्क्स की बायोलॉजी देखते हैं तो इन माय ओपिनियन ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज कैपेबल एनफ टू एटलीस्ट स्कोर 15+। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करोगे, केमिस्ट्री में बड़ी बड़ी रिएक्शंस याद करोगे। मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल बायोलॉजी अगर आप एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाएं और एग्जाम में थोड़ा बहुत भी ठीक से लिखाएं तो नंबर मिल जाते हैं। बायोलॉजी सब्जेक्ट में नंबर स्कोर करना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान होता है, पर तुम लोगों के जो चैलेंजेस हैं वो मैं यहाँ थोड़े से डिस्कस करूँगा और तुम्हें इसमें हेल्प करने की कोशिश भी करूँगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि इसमें कितना टाइम लगता है। बायोलॉजी में आप क्या करेंगे, आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, मतलब वर्ड बाय वर्ड। एक बार तो एनसीईआरटी का चैप्टर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नंबर चाहिए तो इतनी मेहनत तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है कि इस चैप्टर को, आप तीनों चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना, और इसमें टाइम कितना लगेगा वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। आप सच में एक कोई भी नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट है वो 2 दिन में कैपेसिटी रखता है एक चैप्टर खत्म करने की, मैक्सिमम है 2 या 3 दिन, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। और 3 चैप्टर करने के लिए 1 वीक का टाइम मोर देन सफिशिएंट है। किसी भी स्टेज ऑफ टाइम पर हो तुम एग्जाम के, 1 वीक काफ़ी है टाइम बायोलॉजी के प्रिपरेशन करने के लिए। सोचो कितना मतलब आसान है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने में तुम्हें लगे कि तुमने बहुत मेहनत करी और लास्ट में एग्जाम में गलत करा है, तो फायदा क्या हुआ। यहाँ पे क्या करना है, कुछ डेफिनेशंस याद करनी है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, डेफिनेशन आएगी, क्वेश्चन आएगा कि भाई 2 पॉइंट्स हैं, 2 टॉपिक्स हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस बता दो। क्वेश्चन आएगा कि एग्जाम्पल्स बता दो, रेलेवेंट डायग्राम ड्रॉ कर दो। यही क्वेश्चंस हैं। और एक जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं वो है रीजनिंग क्वेश्चन। ऐसा क्यों, व्हाई। इसके बियॉन्ड बायोलॉजी में क्वेश्चंस नहीं है। या तो डायग्राम है, या फिर एग्जाम्पल है, डेफिनेशन है, डिफरेंसेस हैं, अल्टीमेटली वाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है। कैसे करना है प्रिपरेशन, मैंने आपको बताया। बुक, रेफरेंस बुक कौन सी है, एनसीईआरटी। अब मैं थोड़ा एक एक चैप्टर को थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताता हूं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि चैप्टर देखो, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, डीएनए कॉपिंग क्या होता है। डीएनए कॉपिंग की डेफिनेशन आपके स्टार्टिंग में ही है चैप्टर की, और डीएनए कॉपिंग क्या होता है और क्यों होता है ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आपका यह आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ आपसे पूछेगा, और यहाँ पर एग्जाम्पल बैक्टीरिया का होता है कि डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया है, टेम्परेचर ग्रो कर रहा है, बहुत सारे मर गए लेकिन कुछ बच गए, जो बच गए उनके अंदर वो वेरिएशन आ गए और उनकी सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही बिल्कुल उसको एनसीईआरटी में वर्ड बाय वर्ड पढ़ना, ऐसे ही लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तीसरा आपका जो रिप्रोडक्शन है उसको 2 पार्ट में बाइफरकेट किया हुआ है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जितने भी टाइप्स हैं, चाहे वो स्पोर फॉर्मेशन हो, फिजन हो,
बडिंग, रीजनरेशन, इन सब की डेफिनेशन, इन सब के एग्जाम्पल्स, और हो सके तो प्लेनेरिया का एग्जाम्पल यहाँ पर, बडिंग में हाइड्रा वगैरह का एग्जाम्पल, ये डायग्राम आपको छोटे छोटे डायग्राम्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे डायग्राम्स हैं, ये प्रिपेयर कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो पार्ट में टॉपिक डिवाइडेड है, प्लांट्स एंड एनिमल्स या ह्यूमंस। प्लांट्स में आपको करना है यहां पर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, जिसमें आप एंथर के बारे में बताते हो, और ओवरी वाला जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम कुछ इस तरीके का है, देखो ये पोलन ग्रेन स्टिक करते हैं, अंदर ओवरी दिखाई हुई है, और क्या डेवलप कर जाता है, पोलन ट्यूब। ये देखो कितना आसानी से सर ने अभी यहाँ पर ड्रॉ करके बताया, बिल्कुल ऐसे ही 10 सेकंड 20 सेकंड में डायग्राम बनते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है बस। तो जिस स्टूडेंट को डर लगता है कि सर डायग्राम से बहुत इशू करते हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। डायग्राम में क्या होता है कि ज़्यादा आर्टिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत भी ठीक है, लेकिन उसकी लेबलिंग प्रॉपर है, तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। ये है जिसकी वजह से आपको बायोलॉजी में नंबर मिलेंगे, लेबलिंग। डायग्राम थोड़ा 19-20 भी होगा चलेगा, प्रैक्टिस करो, कोशिश करो अच्छा बनाने की, लेकिन हमें बहुत तेजी से भी बनाना है एग्जाम में। हमें ऐसा ही नहीं है कि 20 मिनट डायग्राम ही बनाने में निकाल दिए। तो इस तरीके का जो ये ओवरी वाला जो आपका डायग्राम है, जिसमें पोलन ग्रेन किस तरह से पोलन ट्यूब बना रहे हैं और केमिकल मूवमेंट, केमिकल टैक्सेस हो रही है यहाँ पर, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ये बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, जनरली स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। और जब एनसीईआरटी आप पढ़ने जाओगे ना, तो एनसीईआरटी में कुछ जगह लिखा होता है कॉल्ड एज, और कोई टर्म दे देगा यहाँ पर, तो वो डेफिनेशन हो गई। कहीं लिखा होगा दैट इज वाई, कहीं लिखा होगा बिकॉज। जब ऐसी चीजें लिखी होंगी समझ जाना वो एक रीजनिंग क्वेश्चन है। और जहां जहां भी रीजनिंग क्वेश्चन आए एनसीईआरटी में वहीं आर बना दो सर्कल करके, ताकि रिवीजन करना कितना आसान हो जाए। मतलब आप पेज फ्लिप करो, आपको पेज पे 1 2 3 जगह आर लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब समझ जाना ये रीजनिंग क्वेश्चन है 3। इस पेज के रीजनिंग क्वेश्चन डन, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। अपने चैप्टर को ना एक बार रीडिंग करो, डेफिनेशंस हाईलाइट करो, एग्जाम्पल हाईलाइट करो, रीजनिंग क्वेश्चन हाईलाइट कर लो, डन। अब पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है रिवीजन के टाइम पे, बस उन्हीं चीजों को, उन्हीं लाइंस को बार बार पढ़ते रहो। इसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको क्या करना है, यहां पर एक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम और दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। ये दोनों डायग्राम आपको आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों डायग्राम्स आपको 3 नंबर में कहीं ना कहीं कभी ना कभी बनाने के लिए कैसे भी पूछ सकता है, सीबीएसई ये चीज पूछ सकता है, एक्सप्लिसिटली ये डायग्राम आपको बनाना है। प्लीज इंश्योर कि ये दोनों डायग्राम्स आपको अच्छे से आते हो, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली। लास्ट पे एक टॉपिक आता है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यहां पर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में है। प्लीज एंश्योर कि जो भी टाइप्स हैं, बैरियर मेथड है, केमिकल मेथड है, ये जो भी मेथड है, यहां पर कॉपर टी है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है, ये सारे मेथड्स का आपको एक एक एग्जांपल बताओ। पिल्स का अगर एग्जांपल है तो सहेली जो मेंशन है आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल, यू नीड टू नो दिस, क्लियर। और एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इसमें गोनोरिया, साइफिलिस, HIV, एड्स जो हो गया, ये आपके एग्जांपल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ओवरऑल यहीं से क्वेश्चन आते हैं, यहीं पर घूमता है ये चैप्टर, और यहाँ पर इसी तरीके से इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है कि डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, डायग्राम एंड रीजनिंग क्वेश्चन। प्लीज एंश्योर दिस। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा वो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। देखो ये चैप्टर 2 पार्ट में ऑलरेडी डिवाइडेड है, एक पार्ट है हेरिडिटरी का और दूसरा पार्ट है एवोल्यूशन का। इस चैप्टर को आप 2 पार्ट में ही डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपका जो पॉइंट आता है यहाँ पर वो आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसके रिस्पेक्ट में जो साइंटिस्ट हैं जिनका वर्क आपको पढ़ना है वो है मेंडल। तो हेरिडिटी की डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन किस किस की पूछ सकता है, हेरिडिटी की डेफिनेशन क्या है, वेरिएशन की डेफिनेशन क्या है, क्लियर, जीन क्या होती है, और फिर डोमिनेंट क्या ट्रेट होती है, रिसेसिव ट्रेट क्या होती है, इसमें टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट का क्या है एग्जाम्पल भी है जो आपको प्रिपेयर करना है, और वो पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाना आना चाहिए, जिसमें अल्टीमेटली लास्ट में फिनोटिपिक रेशियो जो 3:1 होता है ये पूछ सकता है, और जीनोटिपिक रेशियो जो 1:2:1 होता है ये पूछ सकता है। प्लीज इंश्योर कि इतना पार्ट तो आपको आता हो, और छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे मेंडल ने पी प्लांट को ही सेलेक्ट क्यों किया, ये एक रीजनिंग क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कर लोगे, आई नो कर लोगे, डोंट वरी। देन इवोल्यूशन में आपका जो टॉपिक आता है वो है डेफिनेशंस। कौन सी डेफिनेशन है? नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, ओके, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो जिस रिस्पेक्ट में डार्विन ने जो बुक वगैरह लिखी है, तो डार्विन के बारे में भी आपको कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है कि डार्विन ने कैसे गैलापागोस आइलैंड में जाकर के स्टडी किया डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, और उन्होंने अपनी बुक भी लिखी। ठीक है, उनकी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी क्या थी, ये वाला तो थोड़ा सा पार्ट है जो आपका डेफिनेशन से रिलेटेड है। देन आएगा एविडेंसेस, इवोल्यूशन के ट्रेंड्स के एविडेंसेस क्या क्या है। तो इसमें जो भी एविडेंसेस है, फॉसिल्स है, जो बिल्कुल एक डियर क्वेश्चन है टीचर्स का कि फॉसिल्स की स्टडी, फॉसिल्स का एग्जांपल, आर्कियोप्टेरिक्स का भी एग्जांपल इसमें आप देते हो जो बर्ड और रेप्टाइल्स दोनों से मिलती है। फॉसिल्स का एग्जांपल एनालोगस एंड होमोलोगस ऑर्गन्स का एग्जांपल, अगेन वेरी वैल्यूएबल एग्जांपल, और इसमें डायग्राम भी है। आपको डायग्राम एग्जाम में बनाना नहीं है, लेकिन डायग्राम वाला एग्जांपल लिख कर आना है। तो ये एनालोगस होमोलोगस तो डिफरेंसेस भी पूछता है, बिल्कुल डायरेक्टली डिफरेंस पूछेगा आपसे। इवोल्यूशनरी एविडेंस भी लेगा, ऑन्टोजेनी, रिकैपिचुलेट्स, फाइलोजेनी, ये जिस तरीके की एक फ्रेज दिया था कि जो भी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो पूरी रिपीट होती है, इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो एविडेंसेस पे पूरा जोर होना चाहिए, पूरा ध्यान होना चाहिए। अब आते हैं रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सर इसमें रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं? आप ध्यान से पढ़ना, इवोल्यूशन वाले पार्ट में आपसे पूछा जाएगा, एनसीईआरटी में लिखा है कि क्या ह्यूमंस चिंपैंजी से क्लोजर हैं, या क्या चिंपैंजी या ह्यूमंस के लिए चिंपैंजीज एंसेस्टर हैं। सो यू नीड टू क्लियरली डिफाइन दिस कि ये दोनों की सेपरेट लीनिएज हो गई थी, ये दोनों एक कॉमन एंसेस्टर के लीनिएज में आते हैं। ये रीजनिंग वहां पर आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन है, क्या ह्यूमन पिनेकल ऑफ द इवोल्यूशनरी लाइन में है, मतलब जो ट्री, इवोल्यूशनरी ट्री देखोगे तो ह्यूमन क्या टॉप पर है? हम बोलेंगे नहीं, इवोल्यूशन तो एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस है। अगर वो प्रोसेस कंटिन्यूअस है तो ह्यूमन टॉप पे कैसे पहुंचा? हो सकता है आने वाले समय में ह्यूमन से भी ज्यादा इवोल्यूशनरी स्पीसीज कोई आगे जाकर बन जाए। सो अगेन इस तरीके के रीजनिंग क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में। और छोटा सा टॉपिक है ह्यूमन इवोल्यूशन का लास्ट में। ह्यूमन इवोल्यूशन वाले टॉपिक में मैं ये सजेस्ट करूंगा 3 से 4 पॉइंट अपने नोट कर लो, और वो 3-4 पॉइंट आप क्या करो, उनको शॉर्ट नोट बना लो, क्योंकि ह्यूमन रेवोल्यूशन पे आपको एक शॉर्ट नोट ही पूछ सकता है। ये ओवरऑल ये चैप्टर है। अल्टीमेटली अगेन थिंग्स बिकम सो इजी व्हेन यू स्टिक टू दीज पॉइंट्स। पहला पॉइंट डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट एग्जांपल, तीसरा पॉइंट सर कोई रेलेवेंट डायग्राम है या नहीं है। क्लियर? जैसे यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ये अपने आप में जो पूरी टेबल ऑफ क्रॉस की है ये इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट डायरेक्ट कोई डायग्राम नहीं है जो वैल्यू रखता है इस चैप्टर में। क्लियर? लेकिन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बहुत सारे डायग्राम्स है जो आपको बनाने हैं। एंड लास्ट पॉइंट रीजनिंग क्वेश्चन, कहाँ दैट इज वाई लिखा है, कहाँ इज बिकॉज, ऐसे वर्ड्स यूज करे हुए हैं, जस्ट नोट डाउन, आर लिखो, आगे बढ़ो, एक ही बार पढ़ना है। अब एनालोगस और होमोलोगस ऑर्गन्स क्या करने हैं आपको? एग्जाम्पल्स याद करने हैं, एग्जाम्पल्स अगेन वैल्यू रखते हैं। तीसरा चैप्टर तो मतलब सबसे आसान चैप्टर है। देखो इसमें तो 5 नंबर आपके फ्री के होने चाहिए। सिंपल है एकदम। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल, और इसमें फिर सिंपल डेफिनेशंस पूछेगा और डिफरेंसेस पूछेगा, पहला पॉइंट। देन इकोसिस्टम की डेफिनेशन, इकोसिस्टम की डेफिनेशन के बाद उसके कंपोनेंट्स आपको पता है, एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में वही घिसे पिटे क्वेश्चन, कंज्यूमर क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर में भी हर्बीवोरस क्या है, ओमनीवोरस क्या है, कार्निवोरस क्या है, ये बच्चों वाली चीजें हैं बिल्कुल। एक एक डेफिनेशन छोटी छोटी विद एग्जांपल, मतलब इसे करना आसान है या तुम बड़ी बड़े अपने टॉपिक्स में और थ्योरी में लग जाओ। सिंपल सोचो ध्यान से, फ्री के नंबर हैं ये सारे के सारे। एक क्वेश्चन इकोसिस्टम पे आता है, डेफिनेशन बताओ, और तुम ये नहीं लिख पाते हो तो वो फ्री के नंबर थे तो चले गए। ठीक है,
दो तरीके के स्टूडेंट्स हो गए, एक स्टूडेंट जो पास होने के लिए जी रहे हैं, भैया पास करा तो सर बस 4 नंबर आ जाएं अपना 18 में से, मेरे पास पासिंग मार्क्स बन जाए 5 नंबर 6 नंबर से। दूसरी कैटेगरी है कि सर फुल कैसे आते हैं। मैं बताता हूं, तुम लोग क्या करते हो, बड़े बड़े जो खतरनाक चैप्टर होते हैं उसमें इतना ध्यान दे देते हो कि इकोसिस्टम की डेफिनेशन भूल जाते हो, और एग्जाम में जब हाफ मार्क 1 मार्क कटता है इकोसिस्टम में, तब दुख होता है। तो जो स्टूडेंट्स फुल स्कोर करना चाहते हैं उनसे भी मेरी ये एडवाइस है कि रेफर टू दिस चैप्टर वर्ड बाय वर्ड, डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, वी टेंड टू डू दैट, राइट। थर्ड टॉपिक जो यहां पर आएगा जो निकल करके आर एनवायरमेंट में, वो है आपका बायोमैग्निफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसका जो एग्जाम्पल है डीडीटी वाला, मतलब ये समझ लो कि ये लिखना ही है एग्जाम में। देन फूड वेब क्या होता है, फूड चेन क्या होती है, और उसके नीचे ना कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में। उन पॉइंट्स में एक एक पॉइंट अपने आप में एक रीजनिंग क्वेश्चन है कि ये फ्लो यूनी डायरेक्शनल क्यों है, 4 से 5 ही ट्रॉफिक लेवल्स क्यों होते हैं फूड चेन में, या फिर 10% लॉ क्या है। तो 10% लॉ क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी एनर्जी जो है जो कंज्यूम करता है वो 90% ऑफ द एनर्जी कंज्यूम कर लेता है अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस में या डिफरेंट प्रोसेसेस में, और अगली जो फूड चेन में जो ट्रॉफिक लेवल में नेक्स्ट जो लेवल आता है उसको 10% एनर्जी ही क्या करता है, ट्रांसफर करता है। इसकी टेक्निकल लैंग्वेज क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, फूड चेन बना करके दिखाएंगे। इसमें आप जूल के रिस्पेक्ट में दिखाते हैं कि 10,000 जूल था एनर्जी, एंड देन नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में 10% ही गई, एंड देन 10% गई। अल्टीमेटली ट्रॉफिक लेवल्स के आपको एग्जांपल पूछ सकता है, पिरामिड्स पूछ सकता है, ट्रॉफिक लेवल्स पे पिरामिड पूछ सकता है आपसे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, देन कंज्यूमर्स, एंड देन कंज्यूमर में भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर, इस तरह से पिरामिड्स वगैरह आपसे पूछ सकता है। सो अल्टीमेटली ये बहुत ही इजी चैप्टर है। लास्ट में ओजोन होल डिप्लीशन या ओजोन लेयर जो आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं वो आपसे पूछेगा, और अगेन वेरी वेरी इजी पॉइंट्स, वेरी वेरी इजी पॉइंट्स, जनरल अवेयरनेस है बिल्कुल एनवायरनमेंट की, ये तो नंबर कटने ही नहीं चाहिए। तो सर आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बता दीजिए। स्ट्रैटेजी में सबसे पहला पॉइंट है एनसीईआरटी। एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग खत्म हो जाती है, ये पॉइंट जो सर ने बता दिए वो हो जाते हैं, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बैक एक्सरसाइज करनी है, प्लस जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, डू नॉट फॉरगेट टू डू इन टेक्स्ट क्वेश्चन, वो रिपीट होते हैं, उनके आंसर प्रॉपर आपको आने चाहिए। तीसरा पॉइंट, सर बिल्कुल उस कैटेगरी वाला स्टूडेंट, सर मेरा 1 नंबर भी न घटे, बता दो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 2017 में क्या क्वेश्चन आया, 2018 में क्या क्वेश्चन आया, 19 में क्या क्वेश्चन आया, 20 में क्या क्वेश्चन आया, एटलीस्ट 5 साल के क्वेश्चन करके जाना, 5 साल के। और जब तुम देखोगे ना किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एनसीईआरटी जब तुम रीड करोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा अच्छा ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। लास्ट में कुछ रेफरेंस, जब ये 3 चीजें हो जाए उसके बाद कोई रेफरेंस बुक उठाना। मार्केट में बहुत सारी रेफरेंस बुक्स हैं जो सैंपल पेपर्स देती हैं, मॉडल पेपर्स देती हैं, ट्राई टू सॉल्व देम एंड ट्राई टू सी देयर आंसर्स। इससे ज्यादा मतलब ये बहुत ज्यादा बता दिया सर ने, तुम इसका 70% भी करके आ गए, पक्का बता रहा हूं 15+ मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं गए आउट ऑफ 18। बायो में जितना खींच सकते हो उतने नंबर बटोर लो, अगर तुम्हें डाउट है कहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री में नंबर आएंगे या नहीं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको एक स्ट्रैटेजी डेवलप हुई होगी बायोलॉजी को लेकर के। डायग्राम से थोड़ा सा डर है तो डू नॉट वरी, एक बार देख करके बनाओ, फिर एक बार बिना देखे के बनाओ, बार बार इस प्रैक्टिस को 2-3 बार कर लो, मैं बता रहा हूँ आपको वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा डायग्राम कैसे बनना है। जैसे कि सर ने बताया था कि ये देखो ये डायग्राम है, तो सर ऐसे ये डायग्राम क्यों बना पा रहे हैं, क्योंकि सर को ये बात पता है कि मुझे शुरू यहाँ से करना है, मैं शुरू ही यहाँ से करूँगा। अगर आपको ये पता है कि आपको डायग्राम शुरू कहाँ से करना है एंड देन फिनिश कहाँ करना है, तो आप कभी एग्जाम में डायग्राम गलत नहीं करोगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।